नमस्कार। फीफा क्लब विश्व कप वो अब वैसा नहीं रहा जैसा हम जानते थे। जी हाँ, बिल्कुल। जो पहले सिर्फ 60 टीमों का एक छोटा सा लगभग एक एग्जीबिशन जैसा टूर्नामेंट लगता था, वो अब 2025 में अमेरिका में 32 टीमों के साथ एक बहुत बड़ा एक वैश्विक आयोजन बनने जा रहा है। बिल्कुल, एक मेजर चेंज है। तो आज हम इसी बड़े बदलाव की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हो रहा है और ये जो 32 टीमें हैं ये कौन है, कैसे चुनी गईं और सबसे जरूरी कि वर्ल्ड फुटबॉल पर इसका क्या असर पड़ सकता है। हमारे पास इस पर कुछ अच्छे सोर्सेज हैं जिनसे हम सारी जानकारी ले रहे हैं। जरा सोचिए, दुनिया भर के बेस्ट क्लब्स एक ही ट्रॉफी के लिए आमने सामने, ये तो क्लब फुटबॉल को शायद हमेशा के लिए बदल दे। हाँ, पोटेंशियल तो है इसमें। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो पहला सवाल और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि 7 से सीधे 32 टीमों तक इतना बड़ा जंप क्यों? क्या ये सिर्फ ज्यादा टीमों को शामिल करने की बात है? देखिए, ऊपर से देखने पर तो यही लगता है, और फीफा का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो भी यही है कि क्लब फुटबॉल को ज्यादा ग्लोबल बनाना है, हर कॉन्फेडरेशन को, हर महाद्वीप को एक मंच देना है। अच्छा। लेकिन इसके पीछे काफी बड़ी स्ट्रैटेजी भी है और जाहिर है कमर्शियल एंगल भी है। ये जो पुराना इंटरकॉन्टिनेंटल कप था ना, जो सिर्फ यूरोप और साउथ अमेरिका के बीच होता था, ये उसकी जगह ले रहा है। और एक तरह से ये क्लब फुटबॉल के जो खरबों डॉलर का मार्केट है उसमें फीफा का एक बड़ा दावा है। ये सीधे सीधे आप कह सकते हैं यूएफए जैसी जो रीजनल बॉडीज हैं उनके दबदबे को चैलेंज करने की कोशिश भी है। फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने 2023 में जब इसकी घोषणा की थी तो ये उनके विजन का एक बहुत अहम हिस्सा था। तो ये सिर्फ खेल का फैलाव नहीं, फुटबॉल की जो पावर डायनामिक्स हैं उनका भी एक तरह से विस्तार है। बिल्कुल बिल्कुल, सत्ता का खेल भी है इसमें। दिलचस्प। अच्छा, तो अब आते हैं टीमों के सिलेक्शन पर। ये 32 टीमें आखिर चुनी कैसे गईं? क्या क्राइटेरिया था? हाँ, ये प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग है। फीफा ने क्या किया है कि जो 6 कॉन्फेडरेशंस हैं उनके बीच स्लॉट्स बांटे, और ये बंटवारा पिछले कुछ सालों में उनकी जो क्लब प्रतियोगिताएं हैं उनकी मजबूती और परफॉर्मेंस के आधार पर हुआ है। अच्छा। तो यूरोप यानी यूईफा जाहिर है सबसे मजबूत हैं, तो उन्हें सबसे ज्यादा 12 स्लॉट मिले हैं। इसमें उनकी जो टॉप प्रतियोगिता है चैंपियंस लीग, उसके हाल के विजेता हैं, और बाकी टीमें फीफा क्लब रैंकिंग के आधार पर चुनी गई हैं। 12 स्लॉट काफी ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। फिर आता है दक्षिण अमेरिका, कॉन्मेबोल, उन्हें 6 स्लॉट मिले हैं। इसमें भी वही है, उनकी मेन प्रतियोगिता कोपा लिबर्टाडोरिस के विजेता और रैंकिंग वाली टीमें। ठीक है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एशिया AFC और अफ्रीका CAF दोनों को बराबर 4-4 स्लॉट दिए गए हैं। ये शायद दिखाता है कि इन रीजन्स में फुटबॉल का लेवल बढ़ रहा है। हाँ, ये अच्छी बात है। फिर नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका, कॉन्काकेफ, उनको भी 4 स्लॉट हैं, और साथ में एक एक्स्ट्रा स्लॉट होस्ट देश यानी अमेरिका के क्लब के लिए रिजर्व है। होस्ट का भी फायदा। जी। और आखिर में ओशियानिया OFC, उन्हें 1 स्लॉट मिला है। ये उनके जो बेस्ट रैंक वाले क्लब हैं न्यूजीलैंड के ऑकलैंड सिटी, उनको गया है। ये पूरी सिलेक्शन प्रोसेस पिछले 4 साल की परफॉर्मेंस पर बेस्ड है। समझ गई। तो वाकई में पूरी दुनिया से क्लब्स आ रहे हैं। कुछ बड़े नामों का जिक्र कर सकते हैं जो कंफर्म हो चुके हैं? अरे बिल्कुल, इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। यूरोप से आप देखिए रियल मैड्रिड हैं, मैनचेस्टर सिटी, बायर्न म्यूनिक जैसे पावर हाउसेज हैं। साउथ अमेरिका से पाल्मेरास, फ्लेमेंगो, रिवर प्लेट जैसे क्लब हैं जिनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। हाँ, इनके फैंस तो कमाल के होते हैं। बिल्कुल। फिर एशिया से अल हिलाल, अफ्रीका से अल अहली जैसे कॉन्टिनेंटल चैंपियंस हैं, और यहां तक कि होस्ट अमेरिका से इंटर मियामी भी है, मेसी की टीम। हाँ, और ओशियानिया से वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर ऑकलैंड सिटी। तो ये सच में ग्लोबल शोकेस होने वाला है। वाकई। अच्छा, और ये टूर्नामेंट खेला कैसे जाएगा? फॉर्मेट क्या रहेगा? फॉर्मेट काफी सीधा रखा है, जैसे वर्ल्ड कप का होता है। 32 टीमों को 4-4 के 8 ग्रुप्स में बांटा जाएगा। अच्छा, ग्रुप स्टेज। हाँ, हर ग्रुप से टॉप की 2 टीमें नॉकआउट स्टेज में जाएंगी, यानी राउंड ऑफ 16। उसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फिर फाइनल। कोई थर्ड प्लेस मैच नहीं? नहीं, कोई थर्ड प्लेस प्लेऑफ नहीं होगा। और ये पूरा टूर्नामेंट, जैसा आपने बताया, 15 जून से 13 जुलाई 2025 तक अमेरिका के अलग अलग शहरों में होगा। फैंस के नजरिए से तो ये कमाल का लग रहा है। सोचिए, ऐसे मैच देखने को मिल सकते हैं जिनके बारे में शायद पहले सिर्फ फैंटेसी लीग में ही सोचते थे।
शायद मैनचेस्टर सिटी वर्सेस बोका जूनियर्स। हाँ बिल्कुल। और जो छोटे कॉन्फेडरेशंस के क्लब्स हैं उन्हें भी दुनिया के बेस्ट क्लब्स के सामने खेलने का, अपनी पहचान बनाने का कितना बड़ा मौका मिलेगा। हाँ, फैंस के लिए तो ये बहुत एक्साइटिंग है और नए ड्रीम मैचअप की जो बात है वो तो है ही, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिस पे काफी बात हो रही है। वो है खिलाड़ियों पर पड़ने वाला बोझ। ओह हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। फुटबॉल कैलेंडर आप देखें तो पहले से ही कितना पैक रहता है। अब ये 1 महीने का एक्स्ट्रा टूर्नामेंट, वो भी सीजन शुरू होने से ठीक पहले। इसका मतलब है खिलाड़ियों को ऑफ सीजन में आराम का टाइम बहुत कम मिलेगा। सही बात है। इससे थकान और चोटों का खतरा वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। कुछ क्लब और जो प्लेयर्स एसोसिएशन है जैसे 5 प्रो, वो पहले ही इस पर अपनी चिंता जता चुके हैं। ये तो एक वैलिड कंसर्न है। हाँ, और एक सवाल ये भी है कि क्या सारी टीमें इसे पूरी गंभीरता से लेंगी या कुछ टॉप क्लब्स इसे एक तरह से हाई प्रोफाइल प्री सीजन टूर की तरह ट्रीट करेंगे। ये भी एक एंगल है। तो अगर हम इसे समेटें तो फीफा क्लब विश्व कप 2025 एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और शायद ऐतिहासिक टूर्नामेंट होने जा रहा है। बिल्कुल। ये क्लब फुटबॉल को एक नया ग्लोबल डायमेंशन देगा, जिसमें 6 महाद्वीपों के 32 बेस्ट क्लब्स पहली बार एक साथ वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए उतरेंगे। एकदम सही कहा आपने। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाता है जिसका जवाब शायद हमें टूर्नामेंट के बाद ही मिलेगा। क्या? कि क्या ये नया फॉर्मेट वाकई में क्लब फुटबॉल का जो पावर बैलेंस है उसे बदलेगा? क्या हम देखेंगे कि यूरोप और दक्षिण अमेरिका का जो पारंपरिक दबदबा है उसे एशिया, अफ्रीका या नॉर्थ अमेरिका के क्लब्स सही मानों में चुनौती दे पा रहे हैं? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। या फिर ये जो मौजूदा स्थिति है उसे ही और मजबूत कर देगा? इसके जो लॉन्ग टर्म असर होंगे ना, उन्हें देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। और कौन से नए ड्रीम मैचअप देखने को मिल सकते हैं जिनकी हमने अभी कल्पना भी नहीं की है। बिल्कुल, भविष्य में झांकना रोमांचक है, तो इस पर नजर बनाए रखेंगे।